तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहां मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा की। लोकसभा में 1 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र, तो उसी दिन से एसआईआर को लेकर के हंगामा था। 1-2 दिन के गतिरोध के बाद सहमति बनी कि एसआईआर पे भी चुनाव सुधार के लिए चर्चा होगी, और उससे पहले लेकिन वंदे मातरम पे चर्चा होगी। और वंदे मातरम पे चर्चा शुरू हुई लोकसभा में, जिसका आगाज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से। उन्होंने नेहरू को लेकर काफी कुछ कहा कि उन्होंने समझौता किया वंदे मातरम से, जब सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें लेटर भी लिखा, लेकिन मुस्लिम लीग के आगे उनका सरेंडर रहा। उनका साफ साफ आरोप था कि नेहरू को लगा कि मेरा सिंहासन हिल जाएगा, तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। यही वजह रही कि अगर उस समय कंप्रोमाइज नहीं होता तो देश का विभाजन भी नहीं होता, ये उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी ने, गौरव गोगोई ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आधी अधूरी बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी ने, बंगाल में चुनाव है,
देश का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया है। गौरव गोगोई ने कहा है कि गौरव गोगोई और विपक्ष के कई लोगों ने कहा कि आरएसएस की आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका रही, मुखबिर की भूमिका रही, ये भी सीधा आरोप लगाया गया। खैर चलिए, लेकिन बड़ा सवाल है कि इतिहास के पन्नों को खोला तो जाना चाहिए, लेकिन फिर चर्चाओं तक ही क्यों, कि अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाती ये चर्चाएं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे आज। ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, और भी पत्रकार साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। लोकसभा में चर्चा रही, 150 साल हमारे जो राष्ट्रगीत है उसके हुए, लेकिन क्या लगता है कि इन चर्चाओं का होना किस हद तक पहुंचेगा? बस एक महज चर्चा, या नई पीढ़ी से हो सके कि पत्र व्यवहार क्या हुआ था, क्या कुछ चला? आप कैसे देखते हैं इस पूरी चर्चा को? योगेंद्र जी, सारा सिलसिला कांग्रेस के नेतृत्व में होता रहा है। आजादी के आंदोलन का जो दिन था, तो कांग्रेस का जब अधिवेशन होने जा रहा था कैलकुला में, उससे पहले चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, किसी इत्तेफाकी के साथ में नहीं, क्योंकि वह ये जो पूरा गीत है, इस गीत में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो उस उपन्यास के कथानक के साथ में जुड़ती हैं, और जो किसी देश का राष्ट्रगीत नहीं हो सकता उस हैसियत। तो ये चिट्ठियां सुभाष जी के उसमें और फिर पंडित नेहरू के उसमें, तो सहमति के साथ में ये वंदे मातरम के ये सारे स्टैंजास थे वो सब हुए हैं। लेकिन इन बातों को समझने और समझाने के लिए एक अलग भाषा होती है, और एक उसमें कुछ निकाला जाए वो एक अलग भाषा होती है। देखिए, अब उसी अधिवेशन का नतीजा है कि वंदे मातरम भी और जय हिंद भी और इनकलाब जिंदाबाद, ये 3 शब्द भी स्वीकार किए गए, जो कि आगे के संघर्षों में काम आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त सारे लोगों को जोड़ करके चलने का एक सिलसिला था, जिसमें किसी को अलग करना संभव नहीं था। और इस देश में जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी जिनको बोलते हैं, ये सब साथ मिलकर के चले, ये लक्ष्य कांग्रेस का रहा है। और इन्होंने चाहे वामपंथी हो, चाहे मध्यम मार्गी हो, चाहे एक्सट्रीम हो, लेकिन आजादी की लड़ाई में सबको साथ लेके चलने के लिए काफी कंप्रोमाइजेस किए हैं। और ऐसा नहीं, अगर बहुत अच्छा होता अगर हमारे प्रधानमंत्री उन पत्रों को पूरी तरीके से सामने रख देते, जिनकी वजह से कहीं ये धारणा बनती है कि मुस्लिम लीग के प्रभाव से या डर से कांग्रेस ने ऐसा कर लिया या फिर इसका ऐसा हुआ। तो ये देखिए, इतिहास की और एकेडमिक बातें हैं, इनको चुनावी अंदाज में या फिर वैसे ही लोगों को प्रभावित करने के लिए बोलने का सिलसिला नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर विवाद होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं, और उनकी आदत वैसी नहीं है जैसे कि एकेडमिक से इनकी होती थी। या मैं देखता रहा कि मैंने अटल जी को भी खूब सुना है, और अटल जी के उसमें कहीं अतिरेक ना मिलेगा। मैंने मनमोहन सिंह जी को भी सुना है, उनके भी अतिरेक नहीं मिलेगा। लेकिन वो सारी बातें लाकर के सियासत के उसमें जो आपातकाल पे आ जाता है कि जो 150 साल का वो मना रहे हैं वंदे मातरम का, तो आपातकाल एक काला धब्बा, तो इसमें कोई शक ही नहीं। इसमें तो वो अपने आप में ठीक है, और उसकी आपातकाल का भोगी मैं आपके सामने बैठा हूं मैं। लेकिन हम कोई रिजिड नहीं है, हमें अपने देश के लिए लिबरल होना चाहिए, एकजुट होकर के आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। लेकिन हम बात करते रहे कि राजनीति आजकल नैतिफाकियों की नहीं, चतुरता की बनती जा रही है, तो बड़ा खराब है। तो मेरा ख्याल है कि आज भी वही दृश्य बना जिसकी वजह से इतना विवाद हो रहा है। जी, हमारे साथ रविन्द्रनाथ कौशिक साहब जुड़े हुए हैं देहरादून से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहस हुई पार्लियामेंट में वंदे मातरम की, कहने को तो 150 वर्ष पूरे, लेकिन कई चीजें बाहर निकल के आई और चर्चाएं लंबी गई, बातें भी दूर तलक गई। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, एक दूसरे पर कहा गया कि आधे अधूरे तथ्य पेश किए जा रहे हैं। खैर, लेकिन इस चर्चा को आप अपने किस नजरिए से देखते हैं, कैसे मानते हैं इस चर्चा को? माइक चालू, अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपके यहां से, म्यूट है सर आपके यहां से सर, म्यूट है। मैं वापस एक बार रुक करूंगा ओम सैनी साहब का, जब तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, प्लीज।
तो सर मेरा तो वैसे मेरा क्या, ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि संसद में कोई एकेडमिक चर्चा तो कभी होती नहीं, वो तो दुर्लभ है। तो एकेडमिक चर्चा जो है इसी मंच पे हो सकती है, तो इस नाते इस चर्चा का स्वागत है। देखिए, जहां तक वंदे मातरम की हिस्ट्री है, तो इस पे पहली आपत्ति की गई थी कि भाई इसे आनंद मठ नाम के उपन्यास से लिया गया, और आनंद मठ की कहानी क्या है कि भाई अत्याचार हो रहे हैं किसानों के ऊपर, तो उस किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार का डिफेंड करने के लिए साधु लोग सामने आते हैं। हम जो है किसान आंदोलन की चर्चा करें भी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में साधु रामचंद्र और आपके बिहार में स्वामी सहजानंद, ये धरती पे भी हमने देखा है। तो चूंकि साधु जो है हर वर्ग से, जैसे आज पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो हर वर्ग की संवेदना समझेगा, उसकी समस्या समझेगा, उसकी आवाज उठाएगा, पत्रकारों से पहले ये दायित्व साधुओं का होता था, ब्राह्मणों का होता था कि भाई वो हर वर्ग की समस्या लें और उसकी आवाज उठाएं और उन्हें संगठित करें, उनको लीड करें। तो उस परिप्रेक्ष्य में आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था, उसका हिस्सा ये था। लेकिन जब रिसर्च हुआ, एकेडमिक्स ने रिसर्च किया, तो पता लगा कि ये इस गीत की रचना उस उपन्यास से पहले हो चुकी थी। इस गीत की जो है इतिहास उस उपन्यास से पहले का है। ये गीत जो है उस उपन्यास में इंक्लूड किया गया है। तो पहली जो आपत्ति जो एक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे हैं, वो बाद में कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, तो कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वंदे मातरम गायन का विरोध किया था, रोकने की कोशिश करी, लेकिन गायक जो थे वो शास्त्रीय गायक थे, बड़े प्रतिष्ठित थे। उन्होंने कहा भाई अब बुलाया है तो अब तो मैं गा के जाऊंगा, तो उन कांग्रेस अध्यक्ष ने मंच छोड़ दिया था। ये हिस्ट्री है। बाकी देखिए, जहां आपको विरोध करना होता है ना, तो अगर आप बुद्धि लगाएं तो हर चीज का विरोध कर सकते हैं आप। तो भावना तो विरोध की थी, अब उसमें जोड़ा गया भाई आस्था का सवाल है, हम भाई एक ईश्वर के अलावा किसी को पूजते नहीं हैं। हालांकि ये कहने वाले कब्रों को भी पूजते हैं, मकबरों को भी पूजते हैं, हर चीज को पूजते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब विरोध का मंशा हो तो तार्किक आदमी जो है उसमें बहाना ढूंढ लेता है। कुल मिलाकर के 150वीं जयंती के नाम पे ही सही उस गीत पे चर्चा हो रही है। मैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें पता लगा कि जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट शासन ने बंकिम चंद्र चटर्जी के निवास स्थान को संरक्षित किया, उसमें वहां पे पुस्तकालय बनाया, और जो माँ माटी के नाम पे सत्ता में आई है ममता बनर्जी जी, जब से वो सत्ता में आई हैं, उस बने हुए लाइब्रेरी की भी आज की तारीख में देखभाल नहीं है। राजनीतिक रूप से भाजपा ने उसे मुद्दा बनाया कि भाई यहाँ पे इसकी देखभाल नहीं हो रही है। तो अब जो है 5 दिन एक आदमी आता है इसे खोलने के लिए। अब वो पुस्तकालय है तो वहाँ पाठक आने चाहिए, वहाँ पुस्तकें होनी चाहिए, वहाँ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ प्रकाश होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि राजनीति और आगे बढ़े और वो पुस्तकालय जिंदा हो जाए। जो बंकिम चंद्र आपके चटर्जी के जो वंशज हैं उनके कोई सुध ले, तो वो विचारधारा आगे बढ़े, मातृभूमि को जो है इस जन्मभूमि को माता मानने वाली जो हमारी भावना है, और ये आज से नहीं है, बंकिम चंद्र आप चटर्जी से नहीं है, ये आपके वेदों से चली आ रही है। तो अगर ये होता है तो राजनीति भी अच्छी आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि अगर आगे बढ़ना है राजनीति में केवल चर्चाओं से नहीं, तो फिर वो भी अंजाम होना चाहिए कि आज बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने जो अपनी पुस्तकें लिखी और जिस गीत की वजह से पूरी दुनिया में उनका अपना नाम है वंदे मातरम को लेकर के, तो वहां संरक्षण की भी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। मैं चलिए श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, आप कैसे देखते हैं इस चर्चा को? चर्चा हुई दोनों तरफ से,
खूब जम करके बातें भी आई, कुछ फैक्ट्स भी सामने आए, इतिहास के पन्नों से भी रूबरू कराया गया। लेकिन किस तरह से देखते हैं आप इस चर्चा को? अब देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा में अगर चर्चा हो रही हो और प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से अपना वक्तव्य रख रहे हो, तो वो वही बात कहेंगे जो उनके पक्ष वाली होगी। वो कांग्रेस के पक्ष की बात नहीं करेंगे, इसलिए नेहरू को घेरने का प्रयास करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे, और जिस प्रकार से जो कुछ घटना इतिहास में दर्ज है उसको बताने का प्रयास भी किया गया। सावरकर को भी याद किया गया आज। तो दिखेगा कि जो लोकसभा में जिस प्रकार से 150वीं जयंती भाजपा के शासनकाल में आई है, तो वो इतिहास का पन्ना वही दर्ज कराएंगे जो उनके पक्ष वाला होगा। अब प्रियंका गांधी ने निश्चित तौर पर बहुत कुछ कहा, और कहा कि भाई हम उस चीज को याद करते हैं लेकिन अपनाते नहीं है। तो देखिए देखिए, और अखिलेश ने कहा, अब देखिए ये बात भी सही है कि आने वाला समय बंगाल का चुनाव है, उस चुनाव में इस अब राष्ट्रगीत देखिएगा है, और इसको राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और हम कह सकते हैं कि जब हमारी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो इसको गुन किए गाया जाता है, उसके बाद सत्र शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि इसको महत्व तो कांग्रेस ने भी अपने जमाने में दिया था, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं दिया था। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसको गा करके महत्व देने का प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि कालखंड में नेहरू जी का कालखंड आया था, और उसके बाद इंदिरा जी का आया, फिर राजीव गांधी का आया, अटल बिहारी का आया, और आज नरेंद्र मोदी का शासनकाल है। तो इस शासनकाल में वो सब बातें कही जा रही है। अब देखिए, तुष्टीकरण की बात इसलिए कही जा रही है कि बंगाल के चुनाव में तुष्टीकरण बहुत महत्व की विषय है। और जिस प्रकार से देखिएगा, अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि भाई उनके पुस्तकालय की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय जहां पर हो और पुस्तकालय कायम हो, तो ये वहां राजनीति की बात होती है। तो ममता जी तो अपनी बात करेंगी, ममता जी कांग्रेस से निकली हुई लीडर है, आज वो अपने दल को बना करके बंगाल में बड़े लंबे समय से शासन कर रही है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का आज आवेश और बहस लोकसभा में दर्ज हो रही है, जो इतिहास का पन्ना बनेगी, आने वाले समय में उदाहरण दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ब्रिटिश को लड़ने के लिए इसका सहारा लिया गया। लेकिन इस गीत के अंदर निश्चित तौर पर उसकी महिमा है, जो कि आजादी के लिए दीवाने होकर के शहीद हो गए थे, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको अलग दर्जे से, अलग तरीके से देखा जा रहा है। वो अपने अपने तौर तरीके कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने लहजे में, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करके ये जताने का प्रयास किया कि मैं कितना इसका समर्थन करता हूं, आने वाले समय में हम इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से इसको उपयोग करेंगे। तो ये बात सही है कि देखिएगा कि इतिहास है, इतिहास लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और अगर लोकसभा के अंदर ये दर्ज होता है तो हमेशा के लिए कायम रहता है, इसको फिर हटाया नहीं जा सकता। कि उसको फिर उदाहरण दिए जाएंगे कि भाई उस वक्त बहस में प्रधानमंत्री जी ने किस तरह की बात कही थी और क्या हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि अपनी अपनी बात है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये इतिहास का पन्ना मोदी जी के पक्ष में इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके शासनकाल में 150वीं जयंती बनाई जा रही है, और 150वीं जयंती बनाने के साथ साथ अब इसका इतिहास में और क्या महत्व हो सकता है, किस प्रकार से इसको आगे महत्व दिया सकता है। देखिए कि आरएसएस अपने तरीके की राजनीति करती थी, उसके तिरंगे की कितना महत्व था, और बाद में तिरंगा का महत्व वो समझे और फिर उन्होंने अपना लिया उसको। तो ये बात सही है कि कह सकते हैं कि आज 10 घंटे की जब चर्चा समाप्त होने के बाद अंतिम में कौन बोलेगा लास्ट में पता नहीं किस तरह से होगा, लेकिन हाँ, इतिहास में अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का जो आज महत्व भाजपा की सरकार ने लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा करा करके दे दिया, तो ये बात सही है कि आने वाला समय कल इस गीत का महत्व नहीं समझ में आने वाला होगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये गीत क्यों महत्व है और इस देश के लिए कब गाया गया था, क्यों गाया था। अब ये इतिहास अपना है, इतिहास का चर्चा लोकसभा में होती है तो एक अच्छी परंपरा मानी जानी चाहिए, इसकी गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपने इसमें कोई स्वार्थों की संदेह नहीं है। पूर्ति के लिए बह जाता है, वो गलत है। थोड़ा सा देश की भावना के प्रति जिस प्रकार की भावना रखनी। अब नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसमें एम्स बनाया, उन्होंने इसरो बनाया, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जो कि देश के विकास में आज भी बहुत बड़ी बातें देखिए। डीआरडीओ बनाया, तो आज तेजस्वी की बात करते हैं तो
तो ऐसा नहीं है कि नेहरू जी का महत्व नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने कुछ गलतियां भी की होगी, उसको उजागर करने का काम प्रधानमंत्री जी अगर कर रहे हैं तो उनका महत्व राजनीतिक महत्व है, उनका भविष्य अलग तरह की बात है, उनके महत्व को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। अब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जो भी कुछ बोलेंगे वो अलग, गोगोई भी बोले, तो हाँ, सबको बोलने का जी अधिकार एक लोकसभा में स्वतंत्र रूप से दिया जाता है कि प्रधानमंत्री को भी उतना ही महत्व मिलता है जो एक आम सांसद होता है जो बोलता है, क्योंकि दर्ज तो दोनों का बातें होगी और दोनों की जी बातें इतिहास के अनुरूप होगी, तो आने वाले समय में सीख देने वाली होगी। और अगर राजनीतिक प्रेरित भाषण होगा तो फिर उसको राजनीतिक तौर पर ही देखा जाएगा, और बंगाल का चुनाव निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए कि आने वाला बंगाल का चुनाव इस बहस का किस तरह का महत्व कौन ले जाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही हम एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए खैर, लेकिन आपको भी लगता है कि बंगाल का चुनाव है और वंदे मातरम पे चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? 150 भी वर्षगांठ हैं और राजनीति से प्रेरित भी कुछ चीजें आप कह रहे हैं। चलिए, मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं इतना सा जानना चाहूंगा कि खैर चलिए, इतिहास से रूबरू कराना चाहिए, बहस का मंच है, होना भी चाहिए। तो वंदे मातरम का महत्व और बढ़ेगा या फिर अभी तक वंदे मातरम का वैसा महत्व नहीं रहा, इस चर्चा के बाद ही होगा? नहीं, मुझे लगता ही नहीं है कि कहीं पर वंदे मातरम का महत्व कम हुआ है। ये हमारा राष्ट्र गीत है, सब कोई गाते हैं इसको, मैं तो बचपन से गाता हूँ, 80 जी बरस का हो गया मैं इसको गाते हुए। तो इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन एक बात है कि जो एकेडमिक्स की बात है वो एकेडमिक्स की तरीके से होनी चाहिए। लोकसभा आपका ऐसा मंच है जिसके माध्यम से बोली हुई बात सामान्य जन तक पहुंचेगी, और मीडिया की जिम्मेवारी बनती है कि इसमें सच क्या है, सच सामने आ जाएगा। आप दस्तावेज देख लीजिए, पता लग जाएगा कि किसने क्या कहा था, नेहरू का क्या रोल था, या शिवाजी का क्या था, या सरदार पटेल का क्या था, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या था। वो सब भी तो उस कार्यकारिणी के अंदर रखे हुए, वो उन सब पे चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है, और इसीलिए यही शब्द नहीं, इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोला जाता था, उसको प्रस्तावित करके कांग्रेस का एक स्लोगन बनाया आजादी के लिए। और ये 2-3 बातें हुई है उसमें, तो उसमें कहाँ आप नजरअंदाज करने की बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये इस मंच से, यानी लोकसभा से या राज्यसभा से बोली हुई बातें, जिनको ये समझता है सामान्य जन कि हमारे नेता बोल रहे हैं तो सारी जानकारियों के साथ बोल रहे हैं, लेकिन जब जानकारियों की छानबीन की जाती है तो बड़ा दिक्कत होता है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी सारे कॉलेजेस हैं, उनमें एकेडमिक्स डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, उन सारी चीजों का दस्तावेजीकरण है। कहीं पर भी आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन बदल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इनका इंटरप्रिटेशन ये है, बाकी दस्तावेजों से जो चीज साबित कर वंदे मातरम विवाद का विषय रहा ही नहीं। बस उसी वक्त हुआ जब एक हमारे जो माइनॉरिटीज के लोगों ने कहा था कि हम अल्लाह को इस तरीके से महसूस करते हैं और हम उसके अलावा किसी को सोचते नहीं, तो समन्वय बना के चलना है, झगड़ा करना है। जब आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे तो राजाओं को लेकर के, फकीरों को लेकर के, और मजदूरों को लेकर के, और सबको साथ लेकर के आपने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़े या नहीं लड़े? वही सारा सिलसिला है। उसमें लोगों को नाराज करके आप अपने साथ में नहीं ले सकते थे। ये बेहतरीन रास्ता था धर्मनिरपेक्ष ताकतों के, डेमोक्रेटिक ताकतों के एकजुट होकर के सबको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो थे उसमें, ये क्यों भूलते हैं आप एक जमाने में। और यही जो हमारे जो हेडगेवार साहब है, तो कहाँ हुआ करते थे आरएसएस से पहले? जरा इतिहास देख लीजिए आप, तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तो नागपुर के अंदर सारा, तो ये चलता है। लेकिन साथ साथ में एक देश को जोड़ करके आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है, कि मैं यही कह रहा था कि सत्यता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सत्यता की राजनीति होनी चाहिए। आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं हम, जो हमारे नेता हैं उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमें सच सच बताओ, सच दिखाओ। मैं जानकारी चाहूंगा आपसे भी, और मैं कौशिक साहब के पास में भी जाऊंगा। जो बहस है अगर उसमें देखें तो केवल और केवल सदस्यों की किसी की चर्चा नहीं है, पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि उस वक्त उनका सरेंडर होना रहा, और अगर ऐसा नहीं करते तो देश का विभाजन नहीं होता। सरेंडर क्या गए, नेहरू तो कई बार, नेहरू जी ने और सुभाष जी ने तो अपने आप को कई बार सरेंडर किया है इन फ्रंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कहने के बाद में सुभाष जी ने अपनी जीती हुई अध्यक्षता छोड़ दी पटाभी सितार रमैया के लिए। नेहरू जी ने 50 बार अपनी बातें बदल करके, और जैसा गांधी ने कहा, क्यों गांधी की आवाज में सबका मिलाव था, सबका सद्भाव था। गांधी किसी एक पक्ष के हिंदुओं के नहीं थे, मुसलमानों के भी थे, सिखों के भी थे, जैनियों के भी थे, तो बुद्धिस्ट के भी थे। तो उनकी राजनीति से ही देश को सदा हुआ नेतृत्व मिला। लेकिन नेहरू
देश में दुनिया में अपने अपने आप से स्थापित होते तो वो एक अलग बात है। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है, सबको सम्मान देने का सिलसिला रहा, इसलिए सब कुछ हुआ। बाकी नेहरू को अब ये वर्तमान की राजनीति जिसमें कि हम और आप कुछ नहीं कर सकते कि सियासत में कटुता आ गई, पहले कटुता नहीं होती थी। जी जी, चलिए मैं कौशिक साहब आपके पास में आना चाहूँ। प्रियंका गांधी ने एक बात कही है कि इस पूरी बहस में केवल आपने कटघरे में नेहरू जी को खड़ा किया है कि नेहरू जी ने क्या क्या किया है, क्या गलतियां उनकी, एक बार लिस्ट बना लीजिए और उस पर भी एक बहस करा लीजिए। और ये कभी जिक्र नहीं किया कि नेहरू ने भाखड़ा नांगल, एम्स, इसरो, डीआरडीओ ये बनाए, इसका कभी जिक्र सरकार ने आज तक, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं किया। तो ये एक बहस व्यक्तिगत तानों में चली गई या फिर वास्तव में ये औचित्यपूर्ण बहस रही? देखिए, बहस जितना फैलेगी मैं मानता हूं कि कांग्रेस का उतना ज्यादा नुकसान होगा। मैं जो आपने बोला है कि साहब नेहरू जी ने भाखड़ा नंगल बांध बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो एक संदर्भ में जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो इसने पहला बनाया था, एक कानून बनाने की कोशिश की थी जो कांग्रेस ने रोक दिया था, वो अधिग्रहण वाला। उसमें था कि भाई अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार चाहेगी तो वो बिना किसी कानूनी बाधा के सार्वजनिक निर्माण के लिए भूमि ले सकेगी। कांग्रेस ने उसका बड़ा विरोध किया। अब उसके बाद उस समय हमने रिसर्च किया तो हीराकुंड बांध बना था उड़ीसा में। तो साहब उस समय ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में पंडित नेहरू का एक भाषण रिकॉर्डेड है, रजिस्टर्ड है, सुरक्षित है। उसमें भाषण में वो कहते हैं कि किसी को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जमीन की मालिक सरकार है और जो मिल रहा है चुपचाप ले लीजिए। फिर अभी एक जो है सज्जन जो है सोशल मीडिया पे बहस कर रहे थे कि साहब भाखड़ा नंगल बांध जो बना है उसके पीड़ितों को हिमाचल प्रदेश में आज तक मुआवजा नहीं मिला। जो वायदे किए थे नहीं मिले, जमीन का वादा हुआ था वो नहीं मिला, जितना पैसा दिया था वो नहीं मिला। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और उसके प्रति हमने कहा कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बनफूलपुरा एक जगह है, वो मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक वर्ग विशेष को रेलवे की जमीन पे बसा दिया गया। वहां पे आज की तारीख में 50,000 लोग रहते हैं। हाई कोर्ट ने उसमें आदेश ये कर दिया कि साहब जब तक इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें नहीं हटा सकते, भले ही इनका भूमि पे अधिकार है कि नहीं है। हमने भाखड़ा नंगल बांध से और हीराकुंड बांध से आपके यहाँ तक प्रगति कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ये तक कहता है कि भाई रोहिंग्या इलीगल होंगे लेकिन उनके बच्चों को शिक्षा अधिकार आप बंद नहीं कर सकते, उनको जो है सस्ते राशन आप बंद नहीं कर सकते। फिर जो है आपका एक जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं उन्होंने कह दिया कि भाई इलीगल लोगों के लिए हम क्या रेड कारपेट बिछा दें। तो कल ही एक जो है श्रीमान जी कम से कम 50 बुद्धिजीवी वकील उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करके एक चिट्ठी जारी कर दी कि ये जो है आपके मानवाधिकार का ये उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय का ये उल्लंघन है और आपकी उसका ये उल्लंघन है और जो है आप इनको नहीं हटा सकते हैं। इनको जो है अगर ये इलीगल भी हैं, समस्या भी बन रहे हैं तो आप इनको हटा नहीं सकते। तो साहब कहां से चले थे, कहां तक पहुंच गए आप? जहां बहस करेंगे वहीं फंसेंगे, पक्का है बात। जी चलिए, समय कम है, मैं श्याम जी आपके पास में जाना चाहूंगा। मैं क्या कुछ अब सार क्या निकलेगा? बस ये कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों से हाउस को और देश की जनता को रूबरू कराया। देखिए कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई भी चर्चा हो, निर्णय करने का अधिकार सत्ताधारी पार्टी को होता है तो वो अपनी इच्छा के अनुरूप उसको ढालने का प्रयास करती है। आज इतिहास के पन्नों में कुछ चीजें कही गई तो बाकी के लोगों ने भी अपनी बात कही। तो बात सही है कि इसका प्रचार प्रसार कितना हुआ, क्योंकि आजकल तो लाइव हो गया है, लोग उसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन उसका महत्व कितना होगा निश्चित तौर पर जब चुनाव, मैं कहता हूँ फिर बंगाल का चुनाव या बाकी राज्यों का कुछ चुनाव आएंगे जिसमें इसका महत्व दर्शाने का प्रयास किया जाएगा
किसको कितना फायदा होता है वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में जी। निश्चित तौर पर किसी महत्व के इतिहास की चर्चा करना एक अच्छी परंपरा मानी जानी चाहिए। वही भले चाहे भले कुछ भी निकल के आए, अपनी अपनी पार्टी का महत्व, अपने अपने लोगों की चीजें रख करके इतिहास के साथ न्याय कितना हो पा रहा है, ये तो देखिए पूरी चर्चा हो जाएगी, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन जी। हाँ, अपने अपनी बात कह रहे हो, और उसका महत्व अपने अपनी पार्टी को कितना कैसे मिलेगा वो अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जी, सब तो क्या सबकी लगता है बात है आपको, इससे अगर कोई खामी रही या किसी की गलती रही तो क्या दुरुस्त कर पाएंगे क्या? कि अब दुरुस्त करने वाली ये तो चर्चा रखी गई है, इसके ऊपर कोई ये निर्णय करने का अधिकार तो दिया ही नहीं किसी को, जी, केवल चलिए आप मैं माफी लोकसभा में चाहूंगा, चर्चा समय का कीजिए, उसके अभाव है, बाद में समय का अभाव है। खैर चलिए, वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे, खूब व्यापक चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन पार्लियामेंट की बहस का अपना एक एजेंडा भी है और उसका अपना एक, यूं कहूं कि हैसियत है, उसका अपना एक अच्छे तजुर्बादार जो लोग हैं उनकी बातें सामने आई हैं। खैर, लेकिन इतिहास के पन्नों से रूबरू कराया गया, अब कितना महत्व क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि वंदे मातरम का महत्व ना कल कम था और ना आने वाले वक्त में कम होगा, वो हमेशा कायम रहेगा। वो कोई सरकारें कहें नहीं कहें, क्योंकि इस राष्ट्र के जो आम जन हैं उनके डीएनए में है राष्ट्रभक्ति, तो उसे हम खारिज भी नहीं कर सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।